बेटियों की सुरक्षा पर स्त्री संवाद हम कर रहे हैं। हाथरस, बुलंदशहर, बलरामपुर, आजमगढ़, तमाम इलाके उत्तर प्रदेश के आप गिनवाते जाइए और वहां से एक एक करके महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई है, जिस तरीके से पुलिस बर्ताव कर रही है, उस पर तमाम सवाल हैं और खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जो सवाल हैं वो इंडिया न्यूज पूछ रहा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, रोली मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है और विजय मिश्रा संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोली मिश्रा, मैं आपके पास आते हुए शुरुआत करती हूं। इस बार मैं चाहती हूं कि जो पुलिस की भूमिका है उस पर विस्तार से चर्चा हो और सबसे महत्वपूर्ण ये है जो हाथरस केस में भी हमने देखा और दशकों से देखते चले आए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, खासकर मैं ये दो राज्यों का नाम ले रही हूं क्योंकि यहां पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले हमने देखे हैं और उसमें किस तरह से पुलिस लिपापोती करने की कोशिश करती है, कैसे कई बार आरोपियों दोषियों की तरफ से खेल करने की कोशिश करती है, वो हमने देखा है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पुलिस पर राजनीतिक शिकंजा होता है। राजनीतिक वर्चस्व जो पुलिस का है वो किसी एक सरकार की बात नहीं है। आप लोगों की सरकार पर भी यही आरोप लगे। जब तक ये मामला दुरुस्त नहीं होगा, जब तक ये खामी नहीं ठीक होगी, तब तक हम कैसे उम्मीद करें कि एक पीड़ित परिवार, एक गरीब परिवार जाएगा पुलिस के पास ये कहने की देखिए बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और पुलिस इसे भरोसा दिलाएगी, पुलिस उसके लिए काम करेगी, ना कि जो हम हाथरस में देख रहे हैं वो। सूचनाएं हमारे पास भी, हमारी सरकार में भी आती रही कि पुलिस जो है वो रिपोर्ट जल्दी नहीं लिखती है और अगर कहीं जो पीड़ित व्यक्ति है वो किसी ऐसे जाति से आता है या गरीब परिवार से आती है वो महिला और दबंग लोग अगर उसके साथ अत्याचार करते तो पुलिस रिपोर्ट लिखने में कोताही बरतती है। क्योंकि मैं महिला आयोग में रही हूं और 5 वर्ष मैंने इन चीजों को फेस किया है अपने सामने से और ये जो मामला आपके सामने आया ये पूरी तरीके से पुलिस की लापरवाही का मामला है। 7 दिन तक आप रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, एक लड़की की FIR दर्ज नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं राजनीति नहीं करूंगी, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी जिसका नाम था 1090 महिला की योजना थी। किसी भी फोन से आप 1090 डायल कर दीजिए और अपनी सूचना आप तुरंत दे दीजिए, लगभग 10 मिनट में आपके पास पुलिस पहुंच जाती थी। उस महत्वाकांक्षी योजना को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म कर दिया। 181 योजना थी महिला हेल्पलाइन, उसकी जो पीड़ित महिलाएं थी खुद जो महिलाओं को मदद करती थी वो महिला हेल्प करने वाली थी। सरकार का पक्ष रखने के लिए कोई प्रवक्ता तो इस वक्त हमारे पास खड़ी हुई थी और अपने लिए न्याय मांग रही थी। राजनीति से इतर बात हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि राजनीति से इतर बात हो क्योंकि पैनल में महिला विमर्श के लिए कोई भी महिला यहाँ पर नहीं है। कोई भी महिला यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, स्वाति सिंह नाम की महिला बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में ये नारा देकर के आई थी। उन्होंने बताया था कि मेरी बेटी के विषय में किसी ने कुछ बोला, मैं उत्तर प्रदेश की बेटियों के हक के लिए लड़ूंगी। विधायक बनी, फर्श से अर्श पर पहुंची, मंत्री बनी, आज उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री है। एक शब्द नहीं फूटा। इसी जगह से स्मृति ईरानी आती है जो कभी चूड़ी भेजा कर। ठीक है, मैं फिर से एक बार लौटूंगी आपके पास। आपका ठीक है, आपकी बात आ गई रोली जी। मैं अलका लांबा जी फिर से एक बार आपके पास आती हूँ और देखिए ये बहुत शर्मनाक होता है देखना, एक औरत के तौर पर, एक लड़की के तौर पर, आप लोगों के लिए भी होता होगा कि हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां पर कानून ऐसे बने हुए हैं कि महिलाओं को अगर आप थोड़ी देर घूरते हैं, वो असहज होती है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन आज बात किस बात पर हो रही है? चर्चा इस बात पर हो रही है कि भाई जीभ नहीं कटी थी, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी। आज पुलिस का इस तरीके से बयान आना क्या उसकी न सिर्फ असंवेदनशीलता दिखाता है बल्कि समाज में भी एक संदेश देता है कि एक रेप बड़ा होता है, एक रेप छोटा होता है। देखिए वहां पर बहुत विभत्स घटना हुई इसलिए उस पर चर्चा होगी। जीभ नहीं कटी थी ये बात अगर साबित कर देंगे तो हम शायद बचकर निकल जाएंगे। लेकिन आपसे चूंकि मैं सवाल पूछ रही हूं अलका जी, अब अशोक गहलोत के ट्वीट पर भी तमाम सवाल खड़े हुए कि वो कह रहे हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी। अब ऐसा कहना भी तो असंवेदनशीलता है ना, जब आपकी बात आती है तो आप भी इसी तरह से बच निकलने की कोशिश करते हैं। अलका जी, सवाल आया, बलात्कार बलात्कार होता है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। एक देश, एक बेटी, एक कानून और एक न्याय होना चाहिए, ये हमारा मानना है। अशोक गहलोत जी की आपने बात की, अशोक गहलोत जी ने अपनी तरफ से नहीं कहा जो कुछ भी कहा, उन्होंने 164 के बयान में जो दर्ज किया था, जिस आधार पर FIR हुई उसका जिक्र किया है। बेटियां बिल्कुल हमारे बीच में हैं,
बेटियों के परिवार को वसुंधरा राजे सिंधिया हो, महल से निकले अपने, दिल्ली से थोड़ा सा समय निकाल के स्मृति ईरानी राजस्थान में जाए, 12 की उन बेटियों से पूछ लीजिए, अगर एक बार कह दे कि वहां की सरकार, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पीड़िता नहीं अपराधी बलात्कारियों के साथ खड़ा, मैं इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन वो नहीं निकलते। प्रधानमंत्री जी एसआईटी का गठन के लिए योगी आदित्यनाथ को बोलते हैं, अशोक गहलोत जी को नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है वहां पर पुलिस कानून अपना काम कर रहा है और न्याय हो रहा है। वहां की भाजपा बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी। वहां का हमारा कांग्रेस का सांसद, अभी तो वहां एक भी सांसद हमारा नहीं है, राजस्थान में 25 में से, हमारा पूर्व भी सांसद जो है जेल में बलात्कारियों को मिलने नहीं जा रहा है। यहाँ साक्षी महाराज हो, उन्नाव की जेल में कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार के आरोप में दोषी सजा काट रहे, उन्हें मिलने जाते हैं। हाथरस का सांसद आज अलीगढ़ की जेल में मिलने जाता है। भाजपा का आईटी सेल बार बार ये साबित करने पर लगा है कि जीबी नहीं कटी थी, कटी होती तो बयान कैसे दिया था। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। और योगी आदित्यनाथ दंगों की आड़ ले रहे हैं। जो दिल्ली में इन्होंने किया है, आज वही उत्तर प्रदेश में ये खुद, मैं दोनों कह रही हूं, चाहे वो बलात्कार आयोजित हो, बलात्कारियों का समर्थन हो, दंगे हो और दंगाइयों का समर्थन हो, ये कोई और नहीं, लखनऊ में बैठी हुई भाजपा की अजय बिष्ट आप दोनों से सरकार एक कर एक रही करके है। ये जवाब जानना चाहती हूँ कि जिस पुलिसिया संवेदनशीलता की हम बात कर रहे हैं, पुलिस सुधारों पर न जाने कितने सालों से इस देश में बात हो रही है, आजादी के बाद से ही बात हो रही है, लेकिन आज भी हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां पुलिस पीड़ित परिवार को ही दोषी ठहराने की कोशिश में लग जाता है। अब जो नाको टेस्ट की बात हो रही है उस पर भी तमाम सवाल है। लेकिन अलका जी, एक जिम्मेदार नेता, एक अनुभवी नेता होने के नाते, एक महिला नेता होने के नाते, आखिर क्या इसका उपाय है? क्योंकि जो सोच समाज की है वही सोच तो पुलिस में भी दिखती है, और वो मीडिया कर्मियों के साथ, जो महिला मीडिया कर्मी वहां पर जाती हैं उनके साथ भी, और पीड़ित परिवार के जो सुलूक है वो तो हम देख ही रहे हैं। देखिए, इसी हाथरस के मामले को अगर आप उदाहरण बना लेंगी, तो सब नियम कानून, पुलिस प्रशासन पीड़ितानी बलात्कारी के साथ खड़ी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा, अब तो 3 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में फांसी की सजाएं होती है। लेकिन वो एक उदाहरण नहीं बता पाए कि आप 6 साल से 7 में कौन सी फांसी आपने दी। निर्भया को के भी बलात्कारियों को 6-7 साल के बाद फांसी मिली, कोई उदाहरण नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात थी, बताइए तो सही उत्तर प्रदेश में कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट की बात थी, महिला थानों की बात थी, वकील देने की बात थी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं हमने मकान दे दिया है, एक पीड़िता के घर को वहां से छोड़कर, गांव को छोड़कर, जो भाषा वहां के जो है अपराधी, आरोपी, बलात्कारियों के परिवार वाले बोल रहे हैं, वही भाषा तो सरकार बोल रही है। क्यों नहीं? और अभी तो कांग्रेस ने कह दिया है, हम अपने नेताओं को कह रहे हैं, सोनिया गांधी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, हाथरस का पीड़िता का परिवार बहुत असुरक्षित है, दबाव में है, धमकियां मिल रही हैं, उन्हें किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट कर देना चाहिए। उनसे बात करके उनकी मर्जी, उनकी सहमति से 4 जगह में कांग्रेस की सरकार है, पूरी तरह से परिवार को संरक्षण, सुरक्षा देते हुए उनके मामले को, उनके केस को न्याय मिलने तक लड़ने को हम तैयार है। उनके परिवार की सहमति हो तो चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब, पौंडीचेरी में, हम चाहते हैं उस परिवार को तुरंत जो है सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनका सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। अभी उनके पिता की तबीयत बिगड़ चुकी है। विपक्ष की आवाज पहुंच रही होगी सरकार तक इंडिया न्यूज के माध्यम से, लेकिन ओली मिश्रा जी, इसी सवाल का जवाब, जो पुलिसिया सुधार को लेकर जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन एक और सवाल इसमें मैं आपके लिए ऐड कर देती हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का जो कोण है वो हमेशा से बहुत उभरा हुआ रहा है, वो बहुत प्रमुख रहा है, और उसका एक जो सिरा है वो आप तक पहुंचता है। समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही है और लगातार जो राजनीति आप लोग करते हैं उसमें भी जाति का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जब बात होती है, जब इस तरह से बलात्कार और बलात्कार के बाद आरोपियों को संरक्षण देने की बात होती है, तो उसमें जातिगत जो मानसिकता है उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और उस जातिगत मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए किसी एक पार्टी, किसी एक सरकार, किसी एक दल की बात नहीं है, किसी एक समय की बात नहीं, किसी एक काल की बात नहीं, हमेशा से होता है, सब लोग करते आए हैं। आखिर ये कब थमेगा? इसके लिए आप लोग क्या आगे करना चाहते हैं? क्योंकि जाति के बिना तो उत्तर प्रदेश में राजनीति होती ही नहीं है। और देखिए, हमारी जाति का है तो हम उसे बचा कर ले जाएंगे, उसकी जाति का है तो वो गलत हो जाएगा बिना जांच पड़ताल के ही। आखिर ये सोच कब बदलेगी मैडम? देखिए, मैं बिल्कुल विशुद्ध रूप से बड़ी विनम्रता
दृढ़ता और सत्यता के साथ ये स्वीकार करती हूँ कि आपने जो प्रश्न किया वो बिल्कुल सही था। उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं जातिगत रूप से फंसी हुई है, जातिगत रूप में वो उलझी हुई है। आप जाति से बाहर निकल करके राजनीति नहीं कर सकते, बड़ी विडंबना है। हम लोग बहुत काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, चुनावों में जब खड़े होते हैं तो जो वोटर है उसके मुद्दे भले ही बेरोजगारी, किसानी, महिला लूट, अत्याचार, बलात्कार रहे, लेकिन जब वो बटन दबाने के लिए जाता है तो वो जाति देख करके बटन दबा देता है। ये एक बड़ी बड़ी समस्या है, इस पर भी आपको एक विचार विमर्श रखना चाहिए। लेकिन जो पुलिसिया स्थिति मैं आपको आज बता देना चाहती हूँ कि बड़ी तौर पर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण का शिकार इस मामले में हुई है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये तमाम बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप कह रहे हैं कि वोटर जो है वो जाति देख के वोट डालता है, वोटर कहता है कि भाई जाति की राजनीति ये लोग करते हैं, इसीलिए हमें भी करना पड़ता है। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं और इसीलिए जातिगत मानसिकता न मिटती है। और जब महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बात होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण, एक बहुत बड़ा कारक वो होता है। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ गई है, राजनीतिक विश्लेषक है। मैं आपके पास आऊंगी। और अंबर जी, हम जो पुलिसिया रिफॉर्म है उसकी बात कर रहे हैं। जाति की बात जब भी आती है, एक टूल के रूप में महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता है जातिगत विद्वेष निकालने के लिए। आखिर हम आज इस मोड़ पर पहुंच गए, इतना आगे निकल गए हैं हम आजादी के बाद, अभी भी ये अगर हो रहा है तो इसमें राजनीतिक पार्टियों की कितनी बड़ी भूमिका आप देखती हैं? वो राजनीतिक पार्टियां जो जाति के नाम पर रोटियां सेकती हैं और फिर इस तरह के मामलों के बाद भी जो रवैया होता है उस पर भी तमाम सवाल, और पुलिस पर, दोनों पर जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। आज जो हम देख रहे हैं, हाथरस को एक पॉलिटिकल टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। सारी विपक्षी पार्टियां और एक्टिविस्ट सब लोग एक फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए वहां पर जा रहे हैं, महिलाओं के लिए और बेटी के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग वहां पर जाकर अपने श्रेष्ठ नेताओं के और अपने पॉलिटिकल पार्टियों के नारे लगा रहे हैं। जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है वो साफ तौर से नजर आ रहा है कि वहां पे पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए और अपने पॉलिटिकल स्टैंड और पूरी तरीके से अपना राजनीति, कोरी राजनीति नजर आती है। आप देखिए, अगर बेटी के लिए न्याय की बात होती तो अभी हाल ही में सिर्फ यूपी में ही अगर हम बात करें तो बलरामपुर भी है और ऐसे कई मामले हैं, उसके लिए भी न्याय की बात होनी चाहिए। लेकिन वहां पे उनकी जो राजनीतिक समीकरण है वो पूरी हो जाती है तो वो उसकी मांग करते हैं, उसी बेटे के लिए मांग होती है। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारा देश वो है जहां पर महिलाओं के लिए लंका दहन हो जाता है महिला की अस्मिता पर। आज हम मोमबत्तियां जलाते हैं, उस पर राजनीति करते हैं। हमारे देश में राजनीतिक स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि महिलाओं की अस्मिता ही बची है सिर्फ राजनीति करने के लिए। किसी को भी कोरी नियत नजर नहीं आती कि बेटियों के लिए हम सुरक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाएं या सरकार से कड़े कदमों की मांग की जाए। सब अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए। पुलिस की भूमिका जो इसमें हाथरस मामले में सामने आई है उसको कैसे देखती हैं आप, अंबर जी? जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई है। पुलिस की भूमिका पर हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, पुलिस की जो असंवेदनशीलता है वो देख रहे हैं, उसको आप कैसे देखती हैं, खासतौर से इस पर्टिकुलर हाथरस केस में? देखिए, ये सिर्फ हाथरस में नहीं, पुलिस की भूमिका ज्यादातर केसों में हम लोग खुद इस तरीके के व्यक्तियों के साथ काम करते हैं और केसेस में भी जो महिलाओं और बच्चों से जुड़े होते हैं, पुलिस की इस तरीके का रवैया सामने आता है। जो स्थानीय प्रशासन है उनकी कहीं ना कहीं पूरी कार्यशैली संदेहास्पद है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे राजनीति ना हो, हम सही से न्याय की मांग करें, उससे राजनीति करना, हो हल्ला करना, नारेबाजी करना, अपने नेताओं की और अपनी पॉलिटिकल पार्टियों की नारेबाजी करना, ये कहाँ तक जायज है? या फिर दंगों की जो वहां पर आप देखें भगदड़ मचाना, ये सब महिलाओं के लिए इंसाफ की आवाज तो कहीं ना कहीं दब जाती है। कितने सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको पता भी नहीं है। लेकिन राजनीति तो एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है ना मैडम, राजनीति तो एक बहुत ही सकारात्मक शब्द है और अगर वो अच्छे कॉज के लिए होता है तो मुझे लगता है कि इसे एक अलग चश्मे से देखने की बजाय ऐसे भी देखना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियों को खड़ा तो होना चाहिए, लेकिन एक ऐसी मंशा से खड़ा होना चाहिए ऐसे वक्त में कि वाकई बिटिया को इंसाफ मिल सके और वाकई जहां कहीं भी मौका मिले हालात सुधारे जा सके, न सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी से बना दिया जाए। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत ही अच्छे माहौल में एक चर्चा हुई है और एक निष्कर्ष पर पहुंचने की हमने कोशिश की है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।